आदमी जितना कह नहीं सकता उतना ज़्यादा लिख पाता है। बारिश का बहाव मुझे छूकर जब तुम्हारे पास आएगा, उस छुअन के एहसास से तुम्हें महसूस कर जाएंगे, नदी के दो किनारे हैं हम। आप एक बहुत अच्छी लेखिका हैं। एक सुकून सा होता है उस पल में जब तुमसे मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में हर बार मेरी बात अधूरी रह जाती है। दर्शक सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। मैंने घर संभाला और उसके बाद जब लेखन की शुरुआत हुई तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लिखना मेरा शौक़ था, पढ़ना मेरा शौक़ था, और उस शौक़ ने मुझे जीवन में एक नई पहचान दी। कुछ खट्टे मीठे पल जो आपको याद रह गए? बचपन को मैंने खूब आराम से एंजॉय किया। तब मैंने कभी सोचा नहीं था, वो एक गुलजार साहब की लाइन है कि जीने के लिए सोचा भी नहीं, दर्द संभालने होंगे। किस तरह से शादी हुई और किस तरह से आपको हर्ष सर मिले? बहुत जल्दी शादी हो गई थी, 19 बरस की उम्र में शादी हो गई थी। तब तक मैं कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ और फिर मैंने कंप्यूटर्स में डिप्लोमा भी किया। सोमेंद्र जी इंजीनियर थे और हमारी उम्र में 5 साल का फ़र्क है। हम अपने मदर फादर के साथ रहते हैं, एक बार ससुराल में जाते हैं तो माहौल तो कहीं ना कहीं चेंज होता है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं आदत भी थी। परंपरावादी ससुराल रहा मेरा। एकदम परंपराओं से घूंघट में हम रहे और उस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती है पियर की और ससुराल की, तो आपको कभी ऐसा लगा कि शादी होना गलत है? सवाल बहुत बार आता है जब आज की जनरेशन को हम देखते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में जैसी जैसी घटनाएं हो रही हैं उनको देख के ये विचार मुझे भी आता है कि ये संघर्ष तो हमने भी किया। हर किसी को, मुझे लगता है, महिला को निकलने से पहले या तो खुद को प्रूव करना पड़ता है, या फिर उसे ज़बरदस्ती निकलना होता है, या फिर उसे मतलब परमिशन लेकर निकलना होता है। तो बहुत सारी ये चीज़ें जो बंदिशें हैं महिलाओं के लिए, तो क्या आपको भी ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा? इस तरह की कोई भी बंदिशें मेरे सामने नहीं आई। मेरी अपनी बंदिशें थी मुझ पर जी, कि मेरे बच्चे अगर छोटे थे तो मैं उनके साथ रहना चाहती थी। मैं काम करने के लिए घर से नहीं निकलना चाहती थी। तो जो 2008 में जब एक इंसिडेंट से मेरे लिखने की शुरुआत हुई। कैसे आप अध्यात्म के बारे में शुरू से थे, या फिर अभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए? मेरा शुरू से झुकाव कह सकते हैं आप। मेरी नानी से मैं बहुत इंस्पायर्ड रही इस मामले में। मतलब मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती थी कि उन्होंने 30 बरस तक खाना पीना कुछ भी नहीं किया। बहुत ही प्यारा नाम है कि तुम ठाकुर मेरे, तो मैं सुनना, हमारे दर्शक और हम सुनना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में। अक्सर तुम्हें सोचते हुए आँखों को मूंद कर मुस्कुराते रहना चाहता हूँ। गरम चाय के कप का एहसास जैसे सुबह की चाय की आदत जैसे हो गए हो तुम। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये क्या चीज़ है और किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करते हैं? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 10 एडिशन हो चुके हैं और इसमें पूरा ग्लोबल सिनेमा हम लोग स्क्रीन करते हैं। 5 दिन का ये फेस्टिवल होता है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव जरूर होते हैं, स्ट्रगल जरूर होते हैं। कभी आपके जीवन में भी इस तरह की चीज़ आई, और आई तो फिर आपने उठकर नई राहें कैसे चुनी? समस्याओं का कोई अंत नहीं है जीवन में, वो पग पग पर आती हैं, लेकिन उस वक्त आपको ठहर के उस पल को जीना होता है। अगर समस्या है तो उसको भी जीजिए, और खुशियां हैं तो उसको भी जी लीजिए, तभी हम उससे मूव ऑन कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हम स्टक हो जाएंगे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा ही करते रहेंगे। कौन सा ऐसा गाना है जो आपके नज़दीक है और आप उसे गुनगुनाती रहती हैं? ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, फिर पीछे मत वाले सब सोचे जग वाले, आया था इस दुनिया में कोई मस्ताना, हर दिल को तेरी याद आए तेरे बाद, इतना तो करता जा फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दर्शकों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने शौक को समय दीजिए, और जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जैसा हमने बात करी, वो बिना समाधान के नहीं आती। तो हमेशा उस पल में ठहरने की ज़रूरत होती है। ठहर जाइए। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज, और आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं और साथ ही एक शख्सियत से मिलेंगे। उससे पहले 2 लाइन हमारी उन शख्सियत के लिए जो हमारे साथ जुड़ती हैं हर सप्ताह,
तो आज की 2 लाइनें ये हैं कि आदमी जितना कह नहीं सकता उतना ज़्यादा लिख पाता है, और कहने के बहुत सारे ज़रिए होते हैं, उनमें से एक ज़रिया है लिख देना। तो ऐसी एक शख्सियत से आज हम मिल रहे हैं, अंशु हर्ष जी से। तो अंशु हर्ष मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे चैनल में आए और आप हमसे जुड़े। जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ कि बहुत सारा मैंने सर्च किया और बहुत सारी क्वालिटी आपके अंदर है, तो कुछ शब्दों में तो मैं इसको बयान नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता आप एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, आप सिंपली जयपुर के संपादक हैं, साथ ही वॉइस ऑफ जयपुर के भी आप संपादक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर, इतनी सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं हमारे दर्शक जो हैं आपको सुनकर बहुत खुश होंगे और कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे। तो अंशु हर्ष मैम, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका कि ये जो आपने शुरुआत की कि कहने से ज़्यादा मैं लिख पाती हूँ, तो बिल्कुल सच है। और आज लेकिन मैं आपके सामने कहूँगी, आप जो पूछेंगी उसका मैं जवाब दूंगी। तो मुझे पता है ये आप मौका बहुत मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन बहुत कम बोलती हैं, जो मैंने आपको देखा है बहुत बार। तो मैम, हम डिटेल में हमारे दर्शक आपका परिचय चाहेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि आप, क्योंकि हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं आपके बारे में, और साथ ही आपसे कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं। जी देखिए, मैं अपने परिचय की शुरुआत करूं तो यहाँ से कर सकती हूँ कि मैंने लिखना शुरू किया, मैं 10 साल तक गृहिणी रही, और उसके बाद उस वक्त ये नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने घर संभाला। और उसके बाद जब लेखन की शुरुआत हुई तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लिखना मेरा शौक़ था, पढ़ना मेरा शौक़ था, और उस शौक़ ने मुझे जीवन में एक नई पहचान दी। तो इसी बात से शिक्षा यही निकलती है। मैं हर महिला को यही कहती हूँ कि अगर आप में कोई हुनर है, अगर आप में कोई शौक़ है, तो उस शौक़ को दिन में चाहे आधा घंटा दें, चाहे 1 घंटा दें, उसको ज़रूर समय दीजिए, क्योंकि वो दिया हुआ समय, वो जो इन्वेस्ट किया है आपने टाइम, वो ज़रूर आपको पे करेगा लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। और जैसा आपने परिचय में बताया कि मैं मैगज़ीन, न्यूज़पेपर की संपादक हूँ और एक पब्लिशर के तौर पे काम करती हूँ, जहाँ पर नए ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म देती हूँ। बच्चे लिखते हैं, उनको गाइडेंस देती हूँ, राइटिंग वर्कशॉप के ज़रिए उनको गाइड करती हूँ, छोटों को, बड़ों को, कि किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से किताब पब्लिश होनी चाहिए और किस तरह से लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमारा एक फ़िल्म फेस्टिवल है, राजस्थान इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल। तो वहाँ पर भी हमारा ध्येय यही है कि युवा साथी जो आज भ्रमित होते हैं कि फ़िल्में सिर्फ टीवी स्क्रीन पे जो हम हीरो हीरोइन देखते हैं वही फ़िल्में मानते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, बहुत सारी पढ़ाई होती है, बहुत सारी ऐसे सामाजिक सरोकार होते हैं जो बच्चों के सामने आने चाहिए, समाज के सामने आने चाहिए। तो वो लक्ष्य को लेकर हमने इस फेस्टिवल को शुरू किया और मेरी अपनी 8 किताबें आ चुकी हैं। तो बस इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छा मैम, बहुत ही सारी चीज़ें हैं, शायद मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाती, लेकिन आज हम आपको सुनेंगे और साथ में हमारे दर्शक आपको सुनेंगे और ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपसे सीख कर जरूर जाएंगे। तो सबसे पहले मैम, मैं आपके बचपन के बारे में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि क्वालिटी जो होती है वो बचपन से ही कहीं ना कहीं होती है और फिर जाकर वो निखरते निखरते आगे बढ़ती हैं। तो बचपन के बारे में मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप कैसी थी और कुछ खट्टे मीठे पल जो आपको याद रह गए, वो सब हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा और मेरे फादर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, तो उनकी जहाँ पोस्टिंग होती थी वहाँ पर हम उनके साथ रहते थे। तो अनुशासन में भी बहुत रहे होंगे। हाँ, अनुशासन भी कह सकते हैं। और आर्मी स्कूल में मैं पढ़ती थी, क्योंकि जब जॉब ट्रांसफरेबल होता है तो बार बार एडमिशन्स के लिए दिक्कत होती थी। तो केंद्रीय विद्यालय में हमारा एडमिशन उन्होंने करवा रखा था। तो जहाँ भी जाते थे हम, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, वो ट्रांसफर, कोटा, अलग अलग जगहों पर और भी बहुत सारी जगहों पर हम रहे। तो हर बार ये जो बदलाव होता था ये हमें हमेशा नई सीख देकर जाता था, क्योंकि आप एक पौधे को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे रोपते हैं, तो वो सारे जो स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ के, आपके पड़ोसी बदल जाते हैं, आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपके टीचर्स बदल जाते हैं, आपका कमरा बदल जाता है और फिर से एक नई शुरुआत करनी होती है। तो वो लर्निंग्स हमारी लाइफ की बहुत अच्छी रहीं। और अब हम जब पलट के देखते हैं, हम सभी भाई बहन और हमारी मदर का जो नेचर था, उसके अकॉर्डिंगली उनका जो हमें संस्कार देना, उनका जो हमको बढ़ावा देना, हर नई जगह पर हमें उतना फ्रीडम देना कि हम कुछ कर पाएँ, नए तरीके से अपने आप को प्रूव कर पाएँ, तो फिर हम वो सारी चीज़ें सीखते चले गए। तो ये मेरी बचपन, मेरा चाइल्डहुड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। और बाकी
सबसे छोटी थी मैं अपने घर में, तो सबकी लाडली भी रही और बचपन को मैंने खूब आराम से एंजॉय किया। तब मैंने कभी सोचा नहीं था, वो एक गुलजार साहब की लाइन है कि जीने के लिए सोचा भी नहीं, दर्द संभालने होंगे। तो मेरा बचपन बस कुछ इसी तरह का था कि सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने एंजॉयमेंट, अपने दोस्तों के साथ, मैंने अलावा कुछ सोचा नहीं कि मुझे देखिए आपकी लाइन में कितनी अच्छी बात निकल कर आई है मैम। मैं अभी नोट कर रही थी ये बात कि आपने स्ट्रगल को भी बहुत अच्छा बताया। आपने बताया कि जैसे पौधा अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और सब चीज़ें बदल जाती हैं, उसके लिए माहौल भी बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। तो वहाँ पर आपने कहा कि ये एक अच्छा पार्ट रहा, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपने स्ट्रगल को भी एक अच्छा पार्ट बताया। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है स्ट्रगल के टाइम पे आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, वो सोचता है कि नहीं ये मेरे ज़िंदगी का बहुत बेकार समय है। तो बहुत अच्छी बात हमने सीखी। साथ ही अब हम जानना चाहेंगे कि बचपन तो आपका निकला ही अच्छा है, लेकिन किस तरह से शादी हुई और किस तरह से आपको हर्ष सर मिले, क्योंकि आप जैसा मुझे पता है अंशु हर्ष लगाती हैं, तो आपके हस्बैंड का नाम भी हर्ष है। तो नहीं, हर्ष मेरे हस्बैंड का नाम नहीं है, हर्ष हमारा सरनेम है। अच्छा सरनेम है। मेरे हस्बैंड का नाम सोमेंद्र है। हम लोग जोधपुर अच्छा वो भी हर्ष लगाते हैं इसलिए सोमेंद्र हर्ष। जी जी जी, हम जोधपुर से बिलोंग करते हैं, तो पुष्करना ब्राह्मण समाज की ये सरनेम आता है। और बहुत जल्दी शादी हो गई थी, 19 बरस की उम्र में शादी हो गई थी। तब तक मैं कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ और फिर मैंने कंप्यूटर्स में डिप्लोमा भी किया। सोमेंद्र जी इंजीनियर थे और हमारी उम्र में 5 साल का फ़र्क है, तो उस वक्त तक ये इंजीनियरिंग कर चुके थे। और बट मेरे ऊपर कोई ऐसी बंदिशें नहीं थी कि मुझे नहीं पढ़ना है या, बट हाँ घर में रहना मेरा अपना शौक था, मैं आराम से घर में। लेकिन एक बार होता है कि नहीं, हम एक लाइफ में रहते हैं जहाँ पर हम अपने मदर फादर के साथ रहते हैं, एक बार ससुराल में जाते हैं तो माहौल तो कहीं ना कहीं चेंज होता है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं आदत भी थी। परंपरावादी ससुराल रहा मेरा, एकदम परंपराओं से घूंघट में हम रहे और उस तरह से हमारी जर्नी शुरू हुई शादी के बाद वाली। लेकिन ठीक है, मतलब वो एक, क्योंकि जोधपुर में जब भी हम जाते थे, छुट्टियों में भी जाते थे या नानी के दादी के अड़ोस पड़ोस में जब भी देखते थे, तो यही लगता था कि हाँ ये हमारी जड़ें हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। तो उससे कभी रेबल होने की मन में ख्याल भी नहीं आया। तो वो सारी उसी तरह से चीज़ें चली। समय के साथ अपने आप वो चीज़ें हटती गई। बहुत ज़रूरी भी है, कुछ कुरीतियाँ मान लो या कुछ परंपराएं मान लो, समय के हिसाब से बदलती हैं। समय के साथ बदलती हैं और जब आपका एक विश्वास बन जाता है परिवार में, आप एडजस्ट हो जाते हो, आप अपना मानने लगते हो, दूसरों को भी एक नए परिवार को अपना लेते हो, तो फिर समय के साथ चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। और 2002 में मेरा बेटा हुआ, 2000 में हमारी शादी हुई थी, फिर उसके 6 साल बाद मेरी बिटिया हुई 2008 में। उस वक्त मेरे जीवन में लेखन उसके साथ आया। जी जी जी, तो तब से आप लिखने लगे? तब से मैं लिखने लगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीच में एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी कि शादी और शादी के बाद का जो रही, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी परंपराएं, जैसा आपने बताया कि घूंघट भी निकालना होता है, और जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारे काम भी ऐसे होते हैं कि जो हमें नहीं चाहते हुए भी करने होते हैं। क्योंकि मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो मुझे पता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं पीयर की और ससुराल की। तो आपको कभी ऐसा लगा कि शादी होना गलत है? क्योंकि आज मैं जो जनरेशन को देख रही हूँ जिस तरह से, तो वो बड़ा बचती हैं शादी को लेकर, और वो हमेशा कहते हैं नहीं नहीं शादी नहीं करनी चाहिए, शादी एक मतलब बंदिश है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि शादी एक जो डिसीज़न है वो गलत होता है? नहीं, गलत नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे मन में भी ये सवाल बहुत बार आता है जब आज की जनरेशन को हम देखते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में जैसी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनको देख के ये विचार मुझे भी आता है कि ये संघर्ष तो हमने भी किया जी। आज हमारी जनरेशन ने भी किया, आपने भी किया होगा कि अगर घूंघट निकालने को कहा तो निकाला, कोई परंपरा निभाने को कहा तो मन नहीं होते हुए भी उसको निभाया जी। तो ये मैं मानती हूँ कि पहले जो मदर्स होती थी, उनका जो कहने का और समझाने का तरीका होता था, क्योंकि देखिए हम बिल्कुल कच्चे घड़े होते हैं, आप भी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगी, और इतनी समझ नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है जी। लेकिन आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके डिसीजन को फाइनल डिसीजन मान लेते हैं, वो उसकी तह में जाने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या सही है या क्या गलत है, या किसको कहना है किसको नहीं कहना है, या समय के साथ कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो वो होना चाहिए। और
सबसे बड़ी बात कि आजकल हर पल की खबर मोबाइल के माध्यम से पेरेंट्स तक पहुंचती है जी। वो गलत है, क्योंकि पहले पेरेंट्स की पहली लाइन ही यही होती थी कि इस घर की खबर इस तक और उस घर की खबर वहीं तक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ जो मर्यादाएं हैं, ये जो परंपरागत जो था, ये रूढ़ियाँ नहीं है एक्चुअली। हाँ। ये सामाजिक हमारे मर्यादाओं के बंधन थे जिनको निभाने से परिवार बचते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल बच्चे इसीलिए नहीं इन सारी चीज़ों में जाते क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से रिश्ते टूट रहे हैं। जी। आसपास जब इतनी टूटन देखते हैं तो फिर वो उस रिश्ते में बंधने से बचते हैं। जी 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 बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। मुझे भी अचानक, क्योंकि मैं जब आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे लेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा महसूस होता है। क्योंकि आज की जनरेशन को मैं जितना भी सुनती हूँ ना, और घर में भी मान लीजिए हम बच्चों को सुनते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं नहीं शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। मैम एक सवाल और मैं पर्सनल आपसे करना चाहूँगी कि शादी के बाद जैसे हस्बैंड आपके हैं, बच्चे आपके हुए, और उस टाइम पे आपने एकदम ये डिसीज़न लिया कि मुझे लेखिका या लेखन में जाना है या फिर बाहर कोई आपको काम करना है, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ी हो या किसी की आपको परमिशन आपने ली हो और आपके रुकावट आई हो, कुछ ऐसा लगा? क्योंकि हर किसी को, मुझे लगता है, महिला को निकलने से पहले या तो खुद को प्रूव करना पड़ता है या फिर उसे ज़बरदस्ती निकलना होता है या फिर उसे मतलब परमिशन लेकर निकलना होता है। तो बहुत सारी ये चीज़ें जो बंदिशें हैं महिलाओं के लिए, तो क्या आपको भी ये सब चीज़ें का सामना करना पड़ा? नहीं, भगवान की पूरी कृपा रही मेरे ऊपर कि मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरी लाइफ ऊपर वाले ने पूरी सेट करके भेजी। तो इस तरह की कोई भी बंदिशें मेरे सामने नहीं आई। मेरी अपनी बंदिशें थी मुझ पर जी। कि मेरे बच्चे अगर छोटे थे तो मैं उनके साथ रहना चाहती थी, मैं काम करने के लिए घर से नहीं निकलना चाहती थी। तो जो 2008 में जब एक इंसिडेंट से मेरे लिखने की शुरुआत हुई तो मुझे ऑफ़र आया जॉब का, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं निकलना था घर से बाहर, मुझे नौकरी करनी ही नहीं थी। उस इंसिडेंट के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, वो ही हमें सिखा कर जाते हैं और वो ही हमारे दर्शकों को या हमको आपसे सीखने को मतलब मिलेंगे। अखबार, दैनिक भास्कर अखबार में ऐसे ही विमेंस डे पर एक आते रहते हैं कॉन्टेस्ट के लिए ना, तो उसमें विमेंस महिला सशक्तिकरण पर कुछ लिख के भेजना था। मैंने वो लिख के भेज दिया और कमाल की बात ये थी कि इतने बड़े जयपुर शहर में उस वक्त मेरी कोई पहचान नहीं थी और मैं उसमें फर्स्ट विनर के तौर पे चुनी गई। तो मुझे खुशी बहुत हुई थी क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है लेकिन फिर भी आप चुने गए हो, मतलब आपकी काबिलियत है। बिल्कुल। तो वहाँ उसके बाद में मेरे पास तो ऐसा क्या लिखा आपने कि इतनी प्रतियों में आप ही की प्रति को वो महत्व दिया गया? तो कुछ ना कुछ तो आपने इम्पोर्टेंट उसमें लिखा ही होगा। हाँ, वो मेरे अपने विचार थे। और फिर उसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया उस वक्त आ गया था तो मैं उसमें ज़रूर एक्टिव रहती थी थोड़ा सा। तो मैं वहाँ पर पोस्ट करती थी कुछ अपना लेखन का, तो वहाँ से फिर मेरे पास 1-2 बार ऑफ़र भी आए, लेकिन मैंने वो जॉब को नहीं स्वीकार किया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और घर में कोई बड़ा यहाँ पर नहीं रहता था। जी, जी, जी। तो ऐसा हुआ। फिर मैंने फ्रीलांस लेकिन शुरुआत करी जी। क्योंकि जिन्होंने मुझे ऑफ़र दिया उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप घर बैठे लिखिए। तो फीचर आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, तो मैंने नेशनल मैगजीन्स के लिए लिखा, मतलब ग्रैशोबा, फेमिना, जो भी डेली प्रेस की मैगजीन्स आती थी, भास्कर के लिए लिखती थी, होम भास्कर एक आता था, उसके लिए आर्टिकल्स लिखती थी। तो 2008 से 12 तक मैंने ये फुल फ्लेजेड फ्रीलांस राइटिंग करी। अच्छा। और घर बैठ के करी। कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे बाहर निकलना है या बाहर जाना है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जब सिंपली जयपुर की शुरुआत हुई, जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब इतना काम कर रहे हो तो फिर खुद अपने लिए करो। जी। तो ये काम उन्होंने करवाया। जैसे लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद बन जाते हैं, मैं तो मतलब अगर मेरी शादी ना हुई होती तो शायद मैं आज अंशु हर्ष ना होती। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हाँ, नहीं तो इसमें आपके जीवन साथी, और मेरा मानना भी यही है कि जीवन साथी अगर है तो वो जीवन के हर उस जगह पे साथ दे जहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत है। तो आपके जीवन साथी ने आपका साथ दिया, ये बहुत अच्छी बात है और आप भाग्यशाली हैं इस चीज़ को लेकर। आपने लिखना तो चालू किया, फिर आपने मैगजीन भी चालू की, लेकिन मैंने जैसा जानती हूँ आपके बारे में, वॉइस ऑफ जयपुर की भी आप संपादक हैं, तो ये क्या चीज़ है, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। वॉइस ऑफ जयपुर वीकली ई-पेपर है और एक voiceofjaipur.com वेब पोर्टल भी है जिस पे डेली न्यूज़ अपडेट्स रहते हैं। तो ये पिछले 13 सालों से सब कुछ चल रहा है। और फिर 2013 में क्योंकि बहुत सारी कविताएं मेरी इकट्ठी हो गई थी, मैं क्योंकि फ्री आर्टिकल्स के साथ साथ कविताओं का लेखन भी शुरू किया था,
तो 13 में मेरी पहला कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ था, शब्दों का समंदर। जी जी। तो उस वक्त मतलब मैं सपने तो देखती थी और उनको पूरा करने के लिए पीछे नहीं पड़ती थी, मतलब सपना देख के छोड़ देती थी, उसकी मेहनत करती थी और उसी तरह से बस चलता था। तो फिर जब वो किताब बन गई तो मैंने शिनकाफ निज़ाम साहब बहुत बड़े शायर हैं और वो जोधपुर में रहते हैं, तो मैंने उनको भेजी अपनी किताब और मैंने उनको ये लिखा कि मैं इस किताब को आपके माध्यम से मैं लॉन्च करना चाहती हूँ, मेरी पहली किताब है। तो उन्होंने उस बात की सहमति जताई और मुझे बड़ी खुशी थी कि वो 2013 में उस किताब को लॉन्च करने के लिए जयपुर आए। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। तो हालांकि वो मतलब बहुत ही बड़ा नाम है। तो बीच में मैं चाहूँगी, वैसे मैंने आपको जितना जाना है, जितना आपके बारे में सर्च किया, आप आध्यात्म की तरफ भी थोड़ा सा अपनी रुचि रखते हैं। वैसे सभी रखते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा मैं कहूँ कि एक विशेष मतलब बोलूँ कि विशेष एक लगाव है। तो उस चीज़ के बारे में कैसे आप अध्यात्म के बारे में शुरू से थे या फिर अभी आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए? मेरा शुरू से झुकाव कह सकते हैं आप। मेरी नानी से मैं बहुत इंस्पायर्ड रही इस मामले में। मेरी नानी शिव कुमारी उनका नाम था और बचपन से मतलब मैंने उन्हें देखा। अभी 11 में उनकी डेथ हुई, 2011 में। तो वो एक गृहस्थ साधु की तरह रहती थी और मतलब मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती थी कि उन्होंने 30 बरस तक खाना पीना कुछ भी नहीं किया। तो इतना करीब से जब आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को जानते हो तब आप इसमें रुचि रखने लग जाते, मतलब विश्वास करने लग जाते हो कि हाँ ये साधना जो होती है वो वास्तव में कुछ होती है। तो उनका मेरे ऊपर हमेशा से प्रभाव रहा। मेरे दादा अमरदास जी पुरोहित, वो भी पुलिस में थे, लेकिन वो भी बहुत आध्यात्मिक विचारों के थे। और मैं ये मानती हूँ कि मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि ऐसे परिवार में, ऐसे बड़ों के बीच में मेरा जन्म हुआ। जी जी। तो वो उनका प्रभाव हमेशा से मेरे ऊपर रहा और ये जो मैं लिखती हूँ, जो मेरे शब्दों में झलकता है, ये उन्हीं का दिया हुआ है, ऐसा मैं मानती हूँ। जी, जैसा मैं आपके अभी हाथ में किताब भी देख रही थी कि तुम ठाकुर मेरे, तो मैं सुनना चाहूँगी इसकी 2 लाइनें और हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि आपने इसमें क्या लिखा है। क्योंकि मैंने देखा है जैसा आपने भगवान के चरणों को ही इसका जो मुख्य पेज बनाया हुआ है। जी, ये देखिए। जी। तो और बहुत ही प्यारा नाम है कि तुम ठाकुर मेरे। तो मैं सुनना, हमारे दर्शक और हम सुनना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में। इसमें तुम ठाकुर मेरे अभी लेटेस्ट वाला कविता संग्रह है। इनफैक्ट रिलीज भी अब होगा। अच्छा, अभी रिलीज होगा। हाँ जी। तो फिर तो आप अभी तो हमारे दर्शकों को सिर्फ आप दिखा दीजिए थोड़ा बहुत। तो नहीं, मैं कविता बिल्कुल सुनाऊंगी। इसमें जो भाव हैं वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के भाव हैं किसी भी कविता में, और बहुत ही सरलता से। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने चाय के प्याले में भी ईश्वर के साथ को महसूस किया है। मतलब इस तरह की इसमें कविताएं हैं। पहली कविता ही जैसे, देखिए मुझे तो चाय का बहुत शौक है, अगर आप बता देंगे तो मैं भी इसे महसूस करूंगी चाय पीते पीते। अक्सर तुम्हें सोचते हुए आंखों को मूंद कर मुस्कुराते रहना चाहता हूँ। अक्सर तुम्हें सोचते हुए आंखों को मूंद कर मुस्कुराते रहना चाहता हूँ। गरम चाय के कप का एहसास जैसे, सुबह की चाय की आदत जैसे हो गए हो तुम। मतलब हम जब मनन करते हैं, मन का फेरते हैं, तो एक वो आदत बन गई है कि आपका जैसे चाय का नशा है वैसे आपका भी नशा हो गया है। तो बस ऐसी छोटी छोटी इसमें कविताएं। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इतने अच्छे तरीके से और आपकी दिनचर्या में आपने इसको उतारा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगी कि विश्वास तो हमारा होता ही है, लेकिन कुछ समय हमें ध्यान को, कुछ समय हमें हमारे ऊपर वाले को, हमारे जो उसने हमें जन्म तो हमें हमारे माता पिता ने दिया ही है, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें उसने इतना अच्छा जन्म दिया और हमें इतने अच्छे माता पिता और इतना अच्छा परिवार दिया। तो शुक्राना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड जिसको हम आजकल के बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं, और कृतज्ञता जिसको हम सनातन संस्कृति में बोलते हैं। तो ये तीनों ही शब्द एक जैसे हैं और वो भाव हमारे अंदर हर पल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। साथ ही मैं एक और चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। राजस्थान
राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये क्या चीज़ है और किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करते हैं? वैसे मैंने देखा है कई बार आपके पोस्टर लॉन्च वगैरह सब चीज़ों में मैंने कई बार गई भी हूँ और कई बार देखा भी है, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इसके बारे में। जी, तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 10 एडिशन हो चुके हैं और इसमें पूरा ग्लोबल सिनेमा हम लोग स्क्रीन करते हैं। 5 दिन का ये फेस्टिवल होता है और इसके पीछे का भी उद्देश्य यही है कि सिनेमा में वो बहुत सारी बातें विजुअलाइज करके हम दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे सामाजिक बदलाव होते हैं। हम पुरानी फिल्मों को अगर उदाहरण के तौर पे देखें कि पर्दा प्रथा की जो शुरुआत थी और उसका खात्मा था, वो भी सिनेमा के माध्यम से हुआ। विधवा विवाह की जो परंपरा बनी, वो भी सिनेमा के माध्यम से बनी। तो आज समाज में जो होता है वो सिनेमा पे रिफ्लेक्ट होता है और जो सिनेमा में होता है वो सामाजिक जीवन में होता है। तो अच्छा सिनेमा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ फीचर फिल्म्स ऐसी लोग देखें जिससे एक बदलाव की बयार समाज में आए, तो उसका उद्देश्य ये है। और पूरा क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ को हम मानते हैं कि ये एक ग्लोबल चीज़ है, ये कोई किसी देश की या किसी ज़िले की या किसी एक शहर की बात नहीं है। तो पूरा ग्लोबल सिनेमा हम स्क्रीन करते हैं और वहाँ के भाव, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी परंपराओं को हम देश विदेश तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो कला संस्कृति का जो ये आदान प्रदान है, ये फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग करते हैं। हाँ, वैसे रियल लाइफ कहते हैं, रियल लाइफ का इफेक्ट हमेशा रियल लाइफ पे जरूर आता है। तो जैसे आपने बताया कि विधवा विवाह है तो उसकी शुरुआत अब होने लगी है। बाल विवाह जो पहले हुआ करते थे वो अब बंद होने लगे हैं। घूंघट प्रथा जो थी वो धीरे 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 खत्म होने लगी हैं। तो ये परंपराएं कुछ चेंज होती भी रहनी चाहिए, जो समय के हिसाब से हमारे लिए या हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिल्म फेस्टिवल के लिए आपके बारे में जाना, कुछ यादें हम ऐसी चाहते हैं आपसे कि देखिए, आपने बहुत सीधा सीधा अपना जीवन बताया और आपने शुक्राना भी किया अपने जीवन के बारे में, लेकिन हमेशा एक जैसा जीवन नहीं चलता। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव जरूर होते हैं, स्ट्रगल जरूर होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने वो पल भी बताएं जिसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मैं रुक गई, नहीं मैं अब थक गई, या फिर मुझे अब कुछ नहीं करना, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी आपने युवाओं में देखी होंगी कि वो कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट पे आकर ना अपने आप को रोक लेते हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप सिर्फ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कभी आपके जीवन में भी इस तरह की चीज़ आई, और आई तो फिर आपने उठकर नई राहें कैसे चुनी? बहुत बार आई। मतलब देखिए, युवाओं से भी मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं यही कहती हूँ कि समस्याएं तो कृष्ण के जीवन में भी आई, राम के जीवन में भी आई, तो हम तो इंसान हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल आती हैं। हम जब जयपुर आए थे अपनी शादी के बाद पहली बार, तो एक छोटे से गैराज से इसी तरह का एक 2 कमरों का घर था, उसमें आगे हमारा ऑफिस चलता था, पीछे हम रहते थे। तो इस तरह से शुरुआत करी हमने और बहुत सारी समस्याएं पग पग पर आती रहीं। और जैसे आपका काम बढ़ता है तो फिर और समस्याएं आती हैं, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो पारिवारिक समस्याएं उनको लेके भी आती हैं। और बहुत बार ये भी लगता है एज एन मदर, जब आप होते हो कि आपको कहीं जाना है बट आपके बच्चे आपको रोक रहे हैं और वो छोटे हैं और आपको लगता है कि नहीं ये जिम्मेदारी मैं छोड़ कर जा रही हूँ, तो वहाँ पर फिर अड़चन आती है। बहुत बार फाइनेंशियली आ जाती हैं, बहुत बार इमोशनली आ जाती हैं। तो समस्याओं का कोई अंत नहीं है जीवन में, वो पग पग पर आती हैं। लेकिन उस वक्त आपको ठहर के उस पल को जीना होता है। अगर समस्या है तो उसको भी जीजिए और खुशियाँ हैं तो उसको भी जी लीजिए, तभी हम उससे मूव ऑन कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम स्टक हो जाएंगे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा ही करते रहेंगे। जब तक तारों को सुलझाएंगे नहीं, तार सुलझेंगे नहीं। बिल्कुल। तो वो सुलझना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि समस्याओं को देखकर घबराना नहीं है, उसका समाधान ढूंढते रहना है हमें। और कहीं ना कहीं कुछ समय का ये मतलब फेज होता है जिस टाइम पे हम लोगों को ऐसा लगता है, बाकी सुलझती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जीवन में जो बिना समाधान के आई हो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है। बिल्कुल। और हर चाबी कहते हैं हर ताले की चाबी होती है। तो कोई ना कोई ऐसा समस्या का समाधान जरूर होता है। साथ ही एक पर्सनल क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगी आपसे कि मैंने हमेशा जितना भी आपके बारे में जाना है, जितना आपको सर्च किया है, तो आप बड़ी सिंपल रहती हैं। मतलब आपके बाल भी बिल्कुल इतने, और बिल्कुल मैंने हमेशा देखा है साधारण तरीके से आप रहते हैं।
तो क्या इसके पीछे एक है मतलब पत्रकारिता, लेखिका, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ऐसा रहना पसंद है? क्या ऐसी चीज़ है कि आप बड़ा सिंपल से, आप बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बनते संवरते भी हैं, लेकिन मैंने आपको ज़्यादातर इस रूप में देखा है, तो कोई तो जब कारण रहा होगा। आपने बोला ना बीच में कि आप ऐसे ही सुंदर लगती हो, तो फिर मैं ऐसे ही सुंदर लगती हूँ। और मतलब बस मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे कोई भी जीवन में बनावट नहीं अच्छी लगती, ऐसा कह सकते हैं कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ। अगर आधी रात को भी मुझे कोई उठाकर कहीं ले जाए तो मैं वैसे ही जा सकती हूँ। और ये चीज़ का रिफ्लेक्शन मैं दूसरी तरह से आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि इंसान का एक ही चेहरा होता है जी, तो बस वो एक ही चेहरा है, ऐसा कह सकते हैं। मेरे लिबास में कह सकते हैं, मेरे चेहरे पे कह सकते हैं, मेरे शब्दों में कह सकते हैं। जो मैं लिखती हूँ वो मैं हूँ। जी जी, ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा कुछ है और मेरी विचारधारा कुछ है और मेरी कथनी और करनी में अंतर है। तो ये एक अलाइनमेंट, क्योंकि आध्यात्मिकता में मैं ज़्यादा विश्वास करती हूँ, तो मैं ये एक अलाइनमेंट मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे जैसा भेजा है मुझे वैसा ही रहना है। जी जी जी, बहुत अच्छी तो बात। सजने संवरने का वो नहीं है कि नहीं करना है। मुझे भी ब्रांडेड चीज़ें पसंद है, मैं पहनती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। ब्रांडेड पर्स भी रखती हूँ, घड़ियाँ भी रखती हूँ, सब है। लेकिन एक मतलब चॉइस आपकी, हाँ चॉइस की बात है कि आपको ये पसंद है इस तरह से रहना, तो ये अच्छी बात है। हल्कापन होता है ना जीवन में, हल्के रहना पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जीवन में बहुत सारे लोग, इंसान आए हैं, गए हैं, कुछ आपके साथ बने हुए भी हैं, कुछ हो सकता है नहीं भी हो, तो कौन ऐसा इंसान रहा आपके जीवन में जिससे आपने सबसे ज़्यादा सीखा और जो आपके लिए एक रोल मॉडल की तरह रहा? देखिए, एक का नाम नहीं ले पाऊंगी। हाँ, मैंने इसीलिए बोला कि बहुत सारे लोग आते हैं। 108 गुरु थे, वैसे ही मेरे भी 108 से ज़्यादा ही होंगे लोग, क्योंकि किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा। और इसलिए मैंने इस बात को बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ अभी बने हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस तो तरह शायद से हमारे साथ नहीं बने। जैसे बचपन से ही हम लोग हर जगह बदलती रही, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिले, बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले जिनसे कहीं कुछ सीखा। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बिल्डिंग में ही एक बच्ची का स्कूल चेंज हो गया था, तो वो बहुत रोती थी। मैं उसको पूछी तो क्यों हर दिन रोती है? फिर 8-10 स्कूल बदल दिया मम्मी ने, ऐसे करके वो 10-15 दिन तक खूब रोती रही। 15 दिन बाद वो मुझे खेलती हुई हंसती हुई मिली। मैंने कहा क्या हुआ? बोली आंटी कितने दिन तक एक ही चीज़ के लिए रो। तो मतलब वो चीज़ भी मैंने कहा ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है, रोज रोज रो के भी क्या करूं। तो वो ये ऐसी छोटी छोटी, मैं बहुत अच्छी ऑब्जर्वर हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो कभी जो अच्छा लेखक होता है ऑब्जर्व करके तो लिखता है, तो वो हर जो भी मुझे अच्छा लगता है या कोई ऐसी सीख होती है या कोई ऐसी बात होती है तो वो मेरे को अच्छी लगती है। और जैसा मेनली जिनकी मैं बात करूँ, मेरे दादा हो गए, मेरी नानी हो गई, मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे फादर हो गए, तो ये सब मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। जी। पर्सनल टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? जैसे कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं फ्री हूँ या परेशान हूँ या खुश हूँ, कोई भी ऐसा एक मोमेंट हमारे जीवन में आता है, तो क्या करना पसंद करते हैं? गाती हूँ। हाँ, तो बस आपने कह दिया जो हम सुनना चाहते थे। तो हम चाहते हैं कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपके नज़दीक है और आप उसे गुनगुनाती रहती हैं? हाँ, एक गाना है जो मेरी लाइफ फिलोसफी में जिसको मानती हूँ, एक दिन बिक जाएगा माटी की मोल, उसी की कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ। उसके बहुत सारे अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, फिर पीछे मत वाले सब सोचे जग वाले, आया था इस दुनिया में कोई मस्ताना, हर दिल को तेरी याद आए तेरे बाद, इतना तो करता जा फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बहुत अच्छा मैम, बहुत ही गाना भी आपने बहुत ही प्यारा चुना है कि सचमुच दुनिया से सब चले जाएंगे लेकिन बाद में उसके जो बोल हैं वो रह जाएंगे। और आपने तो किताबें लिखी हैं, तो किताबें तो हमारी हमेशा मतलब लोगों को प्रेरणा देती रहेंगी, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि जो ये किताबें आप लिख रहे हैं, तो ये किताबें आप अब तक कितनी लिख चुके हैं और आगे आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
अभी तक मैंने 8 किताबों पर मेरी अपनी व्यक्तिगत उस पर काम किया है, जिसमें से 4 कविता संग्रह हैं जी, और 2 मैंने पंडित विजय शंकर मेहता जी जो लाइफ मैनेजमेंट गुरु हैं और जो हनुमान जी पे व्याख्यान देते हैं, उनके सानिध्य में रहकर उनके साथ संपादन कार्य किया था। और एक मैंने डॉक्टर आइवन माइसनर अमेरिकन हैं, उनके बिजनेस लेसन्स का हिंदी में अनुवाद किया था, तो वो नॉलेजप्रेन्योर के नाम से बुक रिलीज़ हुई थी। और अभी पिछले साल मेरी एक किताब आई थी महाभारत के हनुमान, जिसमें हनुमान जी को हमने सबने रामायण में सुना है, लेकिन महाभारत काल में जो उनकी उपस्थिति रही, क्योंकि हनुमान जी को हम ऐसा मानते हैं हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में, कि वो अजर अमर हैं। तो उस काल में उनकी कुछ रिसर्च करके महाभारत से, पुराने ग्रंथों से, और उनको नए तरीके से, नए शब्दों में ढालकर ये मैंने किताब लिखी थी। तो आप हमारे दर्शकों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा मंच मुझे दिया, जहाँ मैंने अपने बातें रखी और आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। और दर्शकों के लिए तो यही संदेश है कि अपने शौक़ को समय दीजिए, और जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जैसा हमने बात करी, वो बिना समाधान के नहीं आती, तो हमेशा उस पल में ठहरने की ज़रूरत होती है। ठहर जाइए, जैसे हमारे पैर में चोट लग जाती है, पट्टी बांध के हम बैठ जाते हैं, तभी वो हील हो पाती है, वैसे ही हमें ठहराव अपने जीवन में लाना चाहिए। उससे हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं, और यही ठहराव आपको बहुत आगे तक लेकर जाता है। बहुत अच्छा लगा मैम, आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर मिलते हैं हम नई शुरुआत के लिए, नई राहें में, नए मेहमान के साथ अगले सप्ताह। थैंक यू सो मच।